हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द ट्यूशन टाइम में आपका फिर से स्वागत है। मैं पुनः आपका 2021 का रसायन विज्ञान कक्षा 10 के बच्चों के लिए यह अनसॉल्व पेपर जो है इसको मैं सॉल्व करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको यह पूरी अच्छी तरह से समझ में आए। और अब आपके पास तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि 16 तारीख से यानी 16 फरवरी से आपका बोर्ड का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व पेपर क्या करें, प्रोवाइड कर सकें। जब हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवा लेंगे तो आप खुद अपने आप को एक यह समझ लेंगे कि अब हम परीक्षा देने के लिए क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। क्योंकि अब तक आपने जो कुछ पढ़ा शायद कुछ आपको याद भी होगा, कुछ याद नहीं होगा। तो जो नहीं याद है उसके लिए हम क्या करते हैं कि अनसॉल्व पेपर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को हो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप क्या करें, अनसॉल्व पेपर लेके उसके मतलब बढ़िया से उसकी तैयारी करें। तो मैं आपका केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर यानी 2022 का मैं करवा चुका हूं, यह 2021 का है। मैं पुनः 2021 का आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके पूरे डिटेल से इसके बारे में विधिवत बताऊंगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है वह बार बार, यानी कि कभी या इस साल पूछ लिया तो कभी 2 साल बाद पुनः वही चीज़ एक आध बार पूछ ले, तो ये चीज़ें बार बार आती रहती हैं, रिपीट होता रहता है। तो जो रिपीट होता है उसे मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, वह आप मेरे पिछले वाली वीडियो में जाकर उसे आप क्या करेंगे, देख लीजिएगा और आपको वह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इस पर जो कुछ भी बताता हूँ वह आपको मैं विस्तार से बताता हूँ, जिसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई संदेह होता है तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के बाद जो भी आपको दिक्कत, परेशानी, समस्या होगी उसे आप हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आइए इसको शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या है, पहला है क उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक दोस्तों, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। ठीक ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो हम ये इसका परिभाषा क्या होती है, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो क्या होता है, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो वो क्या बना लेती है दोस्तों, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करती है तब वह लवण और जल बना लेती है। क्या बना लेती है, लवण, और तो वह क्या बना लेती है, तो लवण और जल बना लेती है। ठीक दोस्तों, क्या हो गया कि जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बना लेती है। जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करती है तो क्या बना लेता है, लवण और जल। ठीक ना, तो इसे क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दे देते हैं, उदाहरण में ले लीजिए क्या है, लेकिन पहले बात को समझिएगा बच्चों। कह रहा है कि जब अम्ल, ठीक है ना, अम्ल क्या है और क्षार, जब अम्ल क्षार से क्रिया करती है, अम्ल क्षार से क्रिया करती है, तो अम्ल आपका हो गया क्या, मान लीजिए HCl। ठीक है दोस्तों, जब अम्ल HCl, क्षार क्या होता है NaOH, क्षार क्या होता है NaOH। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें आपको 1 नंबर का पूछा है, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा 3 नंबर का विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अन्य लोग पढ़ाते होंगे, जैसा भी पढ़ाते होंगे उनकी शैली को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ को मैं विस्तार से आपको बढ़िया से डिटेल से समझा सकूं। ये मेरी कोशिश रहती है। अगर इसके बाद भी मुझसे अगर कोई गलती रहती है तो आप उसे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो आइए, तो कह रहा है कि अम्ल क्या हो गया, यह अम्ल हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, NaOH क्या हो गया, क्षार हो गया। तो आपकी परिभाषा कर रहा है कि जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करती है, तो जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करती है तो क्या बना लेती है, लवण और जल बना लेती है। तो लवण देखिए कैसे बनता है, तो यह हो जाएगा Cl जो है इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा NaCl और प्लस OH और H2O। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, NaCl क्या हो गया आपका, NaCl आपका लवण हो गया और H2O क्या हो गया, जल हो गया। यही चीज़ कह रहा है। उदासीनीकरण में क्या होता है कि जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करती है तो लवण और जल बना लेती है, इसे ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में HCl प्लस NaOH, NaCl H2O। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे KOH HNO3 क्या हो जाएगा, मान लीजिए HNO3 प्लस KOH। ठीक दोस्तों, HNO3 का आपका है, HNO3 अम्ल हो जाता है और KOH क्या हो जाता है दोस्तों, ये क्षार हो जाता है। तो अब यह क्या करेगा, यह आपस में अभिक्रिया कर लेगा। ठीक ना दोस्तों, क्या करेगा, यह आपस में अभिक्रिया। इसको देखिए इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ये चीज़ें आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा कि सर इसको इधर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है KOH प्लस HNO3। मैंने इसलिए अम्ल और क्षार अलग लिखे ऐसे लिखा है क्योंकि इसमें पहले अम्ल दिया है, इसके बाद मैंने इसकी परिभाषा क्षार यानी पहले अम्ल लिखा था फिर क्षार लिखा था, तो उसी प्रकार मैं अम्ल और क्षार लिखता चला गया। लेकिन आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या क्षार भी कर सकते हैं और इसको अम्ल भी कर सकते हैं। ठीक ना, इसमें ज़रा भी टेंशन मत लीजिएगा। तो यह आपस में अभिक्रिया कर लेगा, तो क्या बना लेगा, KNO3। क्या बना लेगा दोस्तों, KNO3 और प्लस H2। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए KNO3 क्या होता है, ये आपका लवण हो जाता है, और H2O क्या होता है, ये जल हो जाता है। तो इसमें अब क्या सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा आपका अम्ल एवं क्षार में। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसमें होती है दोस्तों, अम्ल एवं क्षार में। किसमें होती है, अम्ल एवं क्षार में। तीसरा सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है धावन सोडा की प्रकृति होती है। धावन सोडा की प्रकृति होती है। तो अब बताइए, पहला दिया है अम्ली, दूसरा दिया है क्षारी और तीसरा दिया है आपका जो है उदासीनीकरण और चौथा दिया है इनमें से सभी। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, धावन यानी धावन सोडा की जो प्रकृति होती है वो क्या होता है, वो दोस्तों क्षारी होता है। धावन सोडा की जो प्रकृति होता है यह क्या होता है, यह क्षारी होता है, क्योंकि यह जो होता है यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है,
नीला कर देता है। जो क्षार होता है यह लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक दोस्तों, यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक, तो अब जैसे क्या होता है कि जब धावन सोडा को जल में डाला जाता है, जब धावन सोडा को, यानी कि धावन सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3। अब इसके साथ जब जल में यह क्रिया कर लेगा तो अब ये बताइए क्या बना लेगा? जब Na2CO3 इसके साथ जल के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा? देखिए Na2CO3 H2O है, तो यह हो जाएगा NaOH। अब सोडियम यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी आप 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। ठीक है ना? और क्या बच जा रहा है इसमें? इसमें बच जा रहा है NaOH H2CO3 प्लस H2CO3। ठीक दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है? Na2CO3 प्लस 2H2O में जब ये अगर आपस में जल से क्रिया कर रहा है तो यह 2NaOH प्लस H2CO3 बनेगा। तो यह हो गया आपका क्षारीय। अब बात कर लेते हैं ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन की बात कर लेते हैं। देखिए ब्यूटेनॉन से क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन में जो क्रियात्मक समूह होता है दोस्तों, वह होता है, यानी कि इस प्रकार से इसका चित्र बनता है। यह इसका क्रियात्मक समूह होता है। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एकल बॉन्ड OH, एकल बॉन्ड CHO, और फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड O करके दिया था, और एकल बॉन्ड COOH दिया है। तो हमको अब यह जानना है कि मान लीजिए हमारा तो ये तो सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसमें क्या है? इसमें तीसरा सही है। तीसरा क्या है? सही, क्योंकि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या होता है? यह होता है कीटोन का होता है दोस्तों। तो ये कीटोन का होता है, तो इसका यह आपका क्रियात्मक समूह हो जाता है। लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर ये 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें से एक ऑप्शन सही है, तो 3 ऑप्शन यानी किस किस के हैं? तो अब देखिए जो एकल बॉन्ड OH, मैंने इसका थोड़ा सा एक भाग यहाँ पर लिख दिया है कि आपको समझाने के लिए आसानी होगी, क्योंकि बाद में इसको लिखना पड़ता है तो ज़्यादा समय लग जाता, तो मैं इसको लिख दिया हूँ। तो इसमें क्या होता है? पहला एकल बॉन्ड OH है। तो जो एकल बॉन्ड OH है, यह श्रेणी का नाम है, ये पूर्व लग्न है, ये अनुलग्न है। तो श्रेणी के नाम में पहला क्या होता है? एल्कोहल, यानी एकल बॉन्ड OH से जो जुड़ा रहता है, तो इसका जो श्रेणी का नाम होता है वह एल्कोहल होता है। इसमें जो पूर्व लग्न लगता है वो हाइड्रोक्सी लगता है, और अनुलग्न क्या लगता है? आल लगता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है? श्रेणी का जो नाम है वह एल्कोहल होगा, पूर्व लग्न इसका हाइड्रोक्सी लगेगा, और अनुलग्न जो इसका आल लगेगा। उसी प्रकार एकल बॉन्ड CHO है। एकल बॉन्ड क्या है दोस्तों? CHO है। तो CHO का जो श्रेणी नाम होता है वह होता है एल्डिहाइड, और इसमें जो पूर्व लग्न लगता है वह एल्डो लगता है, और जो अनुलग्न लगता है वह अल लगता है। देखिए दोस्तों, यह एकल बॉन्ड OH है, तो आल, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा बच्चों को होता है, इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जब एकल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड OH है, तब आल लगेगा दोस्तों, आल होगा। और जब एकल बॉन्ड CHO होगा तब आल न अल होगा। क्या होगा दोस्तों? अल होगा। आल नहीं होगा, तब अल होगा। अल और आल लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, जैसे मेथेनाल है, मेथेनाल, तो लोग मेथेनाल को मेथेनॉल भी लिख देते हैं। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए हमने इसको आपको समझा दिया। इसी प्रकार देखिए, यह जो होता है एकल बॉन्ड C, एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड O से जो जुड़ता है, यह आपका कीटोन ग्रुप का होता है, यानी इसकी जो श्रेणी नाम होती है वह कीटोन होती है। इसमें जो पूर्व लग्न लगता है वह कीटो लगता है, जो अनुलग्न होता है वह ओन होता है।
ओन होता है। तो इसमें कह रहा है ब्यूटेनोन, ब्यूटेन धन ओन, ये भी देखिए ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा ब्यूटेन धन ओन, होगा कि नहीं दोस्तों? होगा। तो ओन किसका होता है? यह कीटोन का होता है, ठीक ना। इसका अनुलग्न क्या लगता है? ओन लगता है। तो इसलिए ब्यूटेनोन का जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तीसरा वाला हो जाएगा इसका। आइए अगला देख लेते हैं। एकल बॉन्ड C डबल OH है। अगर एकल बॉन्ड C डबल OH है तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी जो श्रेणी नाम होता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। और इसमें जो पूर्व लग्न लगता है वो कार्बोक्सी लगता है, और जो अनुलग्न लगता है दोस्तों वह ओइक अम्ल लगता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप अगर पसंद आ रही हो तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बात आता है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से आम्ल तथा क्षारक की पहचान कर कारण बताइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन मैंने देखा है कि जो आपका जो अनुसार पेपर है इसमें कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको एक बार बताया था, लेकिन कोशिश करने के बाद फिर बता दूं आपको। और आप हमें थोड़ा मेहनत से और दिल और दिमाग लगा कर पढ़िए। तो आइए, कह रहा है कि NH3 जो है दोस्तों, NH3 क्या NH3 अम्ल का गुण रखता है कि क्षार का गुण रखता है? तो NH3 जो होता है यह दोस्तों क्षार होता है। यह क्या होता है? यह क्षार होता है, क्योंकि यह जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? OH माइनस और NH4 प्लस आयन देता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है? NH3 जो है ये क्षार होता है, और यह जल से क्रिया करके क्या करता है? OH माइनस तथा NH4 प्लस आयन देता है। ठीक दोस्तों, आइए अगला है H2S आपको मालूम होगा कि इसकी जो गंध होती है वह अंडे के समान, जैसे सड़े हुए अंडे के समान इसकी गंध आती है। ये बहुत खराब गंध होती है। इसका यूज बहुत यानी किया जाता है, क्या नाम है, प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है, आपके साफ सफाई करने के लिए भी किया जाता है, और बहुत जगह ऐसे औषधियों में भी इसका प्रयोग कुछ किया जाता है। तो यह आपका होता है, लेकिन इसकी जो दुर्गंध होती है वो सड़े हुए अंडे के समान होती है। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो अगला है अम्ल। देखिए H2S क्या है? H2S जो होता है यह अम्ल होता है दोस्तों। H2S क्या होता है? यह अम्ल होता है। एक बात ये जान लीजिए कि क्योंकि अभी इसके जो कारण बताना है, इस कारण में क्या हो जाता है कि जो आपका यस परमाणु होता है, जो H2S में जो यस परमाणु होता है, यह बड़े आकार के कारण H बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं दोस्तों? H बंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखिए सूत्र आपका होता है H2S, ठीक है दोस्तों। तो अब यस एकल बॉन्ड H एकल बॉन्ड H इस प्रकार से बनाते हैं। तो यह बह के बंध बनाते हैं, इस प्रकार से बंध बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि यस परमाणु के बड़े आकार के कारण H एकल बॉन्ड यस बंध बनता है, जो H एकल बॉन्ड O बंध की तुलना में क्या हो जाता है? कमजोर होता है। ठीक दोस्तों, जब एक कमजोर होता है तो ये क्या कर देता है? अम्ल का गुण रखता है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, विकर्ण संबंध को उदाहरण द्वारा समझाइए। विकर्ण संबंध को उदाहरण द्वारा समझाइए। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि विकर्ण संबंध क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो विकर्ण संबंध की परिभाषा होती है आपकी कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, ठीक है दोस्तों, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व से, तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। गुणों में क्या करते हैं दोस्तों? समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि द्वितीय आवर्त का हो गया और तृतीय आवर्त का जो आपका तत्व होता है
वह गुणों में एक दूसरे के क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक दोस्तों, ये विकर्ण संबंधी नियम है दोस्तों, विकर्ण संबंधी नियम। विकर्ण संबंधी नियम हमने बताया ना कि यानी कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जो होते हैं वो तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व से गुणों में क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। समानता प्रदर्शित करते हैं मतलब क्या है, मतलब कि यह जो होता है, यह जैसे लिथियम जो है यह मैग्नीशियम की तरह गुण रखेगा। कई गुण जो होंगे यह लिथियम और मैग्नीशियम के क्या हो जाएंगे, समान होंगे, क्योंकि यह विकर्ण का नियम है। इस प्रकार से इसका समानता का यह गुण रखते हैं। लिथियम यानी कुछ गुण जो होते हैं लिथियम मैग्नीशियम के समान हो जाएंगे और बेरिलियम एल्यूमिनियम के, बोरान जो होता है वो सिलिकॉन के समान होता है दोस्तों। तो यह है आपका हो गया विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला है संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। संक्षारण क्या होता है दोस्तों, देखिए संक्षारण का तात्पर्य ही होता है कि किसी चीज का संक्षरण होना, मतलब धीरे धीरे समाप्त होना। जैसे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी कि जब धातुओं का संपर्क वायु या नमी से होता है। लिख दे रहा हूं इसको, जब धातुओं का संपर्क वायु या ठीक दोस्तों, जब धातुओं का संपर्क वायु या नमी से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड कार्बोनेट, तो उसकी सतह पर ऑक्साइड कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि। ठीक दोस्तों, जब धातुओं का संपर्क वायु या नमी से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाता है। क्या जाता है, बन जाता है। तो यह घटना संक्षारण कहलाती है। ठीक दोस्तों, यह घटना क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया गया होगा, 8 से ही बताया गया होगा संक्षारण के बारे में। तो इसकी उदाहरण जो है हम बता देते हैं आपको। उदाहरण देखिए, यानी कि जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में क्या होता है, जंग का लगना। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, लोहे में जंग का लगना। दूसरा होता है सोने चांदी के गहने काले हो जाना, सोने चांदी के गहने काले हो जाना।
सोने चांदी के गहने काले हो जाना। ठीक दोस्तों, और अगर एग्जाम्पल आप लेना चाहते हो और भी ले लीजिए, जैसे तांबे के बर्तन नीले रंग का हो जाता है या नीले हरा हो जाता है। तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे के बर्तन में नील हरा लिख लिया, नील हरा रंग का हो जाता है। ठीक दोस्तों, यह है आपका संचालन। संचालन बार बार पूछता है, कई बार पूछता है। यह जो है आपका, मैंने देखा जैसे आपका 4-5 अनसॉल्व पेपर सॉल्व किया हूँ, जिसमें यह 3-4 बार दिया था, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर बताया हूँ। और पीछे भी आपको इसे देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने इतना विस्तार से उसको नहीं बताया था, बस इसका एग्जाम्पल वगैरह और इसकी परिभाषा वगैरह दे दिया था बस। और लेकिन मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह से समझा दिया हो कि संचालन किस प्रकार से लगता है। और एक बात है, संचालन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ कि संचालन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। संचालन मतलब जैसे लोहा अगर है, तो लोहा अगर आपका मजबूत होगा, लोहा क्या होगा, लोहा अगर आपका मजबूत होगा, वर्जिनल होगा, तो उसमें कभी भी संचालन नहीं होता है। अगर आपका यह डर है कि उसमें संचालन है, तो उस पर आप क्या करिए, किसी भी तेल वगैरह से क्या कि उसको लगा दीजिए, और जब तेल या चिकना पदार्थ उस पर लग जाता है तो उसमें क्या होता है, संचालन नहीं होता है। और एक बात कि उसको नमी या वायु से दूर रखिए। जब किसी भी चीज़ को, किसी भी यानी कि धातु को नमी या वायु से अगर आप दूर रखेंगे तो उसमें भी जंग नहीं लगता है। संचालन का मतलब क्या होता है कि यानी किसी चीज़ का धीरे धीरे गलना, संचरण होना, खत्म होना। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने कई बार बता दिया है, यह है आपका प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ये प्रतिस्थापन वैसे पूछता है, कई बार पूछता है, तो मैंने इसको 2-3 बार बता दिया है, इसलिए आप पीछे जाके देख लीजिएगा। अगला है हाइड्रोकार्बन का आईपीएससी नामकरण, यह इंपॉर्टेंट है, यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोकार्बन का आईपीएससी नामकरण, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वह हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका सामान्य जो सूत्र होता है, वह सामान्य सूत्र होता है हाइड्रोकार्बन का CnHn। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? CnHn सामान्य सूत्र होता है। लेकिन अगर इसका आईपीएससी नाम होता है दोस्तों, आईपीएससी नाम में इसका क्या काम होता है उस पर हम देख लेते हैं। जो आपका नामकरण, हाइड्रोकार्बन का जो आपका नामकरण होता है, उस नामकरण में आपका क्या क्या लगता है, कैसे कैसे लगता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। जो आईपीएससी नाम बनता है उसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? पूर्व लग्न होता है। फिर दोस्तों क्या होता है? फिर इसका जो होता है मूल शब्द होता है। फिर इसका क्या होता है दोस्तों? मूल शब्द होता है। फिर दोस्तों होता है अनुलग्न। ठीक है दोस्तों, अब पूर्व लग्न क्या होता है? पूर्व लग्न का मतलब होता है कि यह आपकी शाखा होती है। पूर्व लग्न क्या होता है? यह आपकी शाखा होती है। पूर्व लग्न जो होता है दोस्तों, यह आपकी शाखा होती है। ठीक दोस्तों, अब मूल शब्द की बात आती है तो मूल शब्द जो होता है यह आपके मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है। मूल शब्द जो होता है दोस्तों, यह आपका मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है। मूल शब्द जो होता है आपका मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है। जो अनुलग्न होता है
यह आपका क्रियात्मक समूह होता है दोस्तों। क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है। यह आपका क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है दोस्तों, यह आपका हाइड्रोकार्बन है। तो अब बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन में इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो होता है इसका नामकरण कैसे करते हैं कि सबसे पहले इसमें जो होता है कार्बन श्रृंखला की सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं। कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं, बड़ी श्रृंखला चुनते हैं। दूसरा हो जाता है कि जब इसकी गिनती की जाती है तो उस गिनती में आपका जो होता है जो शाखा होती है या क्रियात्मक समूह जो होता है वह आपका क्या होता है, सबसे नज़दीक होना चाहिए। क्रियात्मक समूह जो होती है या शाखा जो होती है वो क्या होनी चाहिए, सबसे नज़दीक होनी चाहिए। और इसका नामकरण किस प्रकार से होता है, सबसे पहले आप पूर्व लग्न लिखेंगे, इसके बाद मूल शब्द लिखेंगे, इसके बाद अनुलग्न लिखते हैं। तो कभी कभी जैसे होता है आप जब इसका नामकरण करते हैं तो नामकरण में जो आपका शाखा होती है उसमें पूर्व लग्न देता है। पूर्व लग्न जो होता है उस पूर्व लग्न का सबसे पहले नाम लिखते हैं, इसके बाद मूल शब्द लिखते हैं, इसके बाद अनुलग्न लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लें, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लिया जाए तो यह हो जाएगा CH3 एकल बाण CH2 एकल बाण CH2 एकल बाण CH2 एकल बाण COOH, यहाँ लगा दीजिए CH3। ठीक दोस्तों, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये नहीं रहेगा। तो CH3 CH3 CH2 CH2 COOH। तो अब इसका नामकरण किधर से करेंगे, इसका नामकरण देखिए इधर से करेंगे दोस्तों। तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक दोस्तों, तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले शाखा लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, शाखा लिखते हैं। तो जब शाखा लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी शाखा क्या हो जाएगी, देखिए 4 पे है क्या, मेथिल। 4 पे क्या है, मेथिल। तो यहाँ लिखेंगे 4 मेथिल, 4 मेथिल। अब जो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला है उस कार्बन श्रृंखला का क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक दोस्तों, तो यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंटेन। अब यह COOH जो होता है ये ओइक होता है। ओइक COOH का जो इसमें अनुलग्न लगता है दोस्तों, ये ओइक अनुलग्न लगता है। तो इसका जो हो जाएगा, कितने पे हो जाएगा, 1 है। तो एक हो जाएगा ओइक अम्ल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल हो जाएगा। तो अब देखिए इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 4 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, 4 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। ठीक दोस्तों, तो यह आपका जो था वह हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण है। किसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है वह हाइड्रोजन और कार्बन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnHn। अब इसके बाद इसमें IUPAC नामकरण किस प्रकार से करते हैं, इसका नामकरण पहले होता है पूर्व लग्न होता है, फिर मूल शब्द होता है, फिर अनुलग्न होता है।
अब पूर्व लग्न को शाखा बोलते हैं, अनुलग्न को क्रियात्मक समूह होता है। अब इसमें जो इसकी श्रृंखला होती है उसमें सबसे बड़ी श्रृंखला को चुनते हैं, उसकी गणना करते हैं, गिनते हैं। गिनने के बाद आपका गणना उस पर उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह क्या होता है, नज़दीक होता है। और फिर इसके बाद अगर एक दिया है यहाँ पर एल्किल समूह, अगर आपका एक है तो एक वैसे ही लिख देते हैं। अगर दो है तो डाई लिख देते हैं। अगर एल्किल समूह कितना है, अगर एल्किल समूह 2 है तो डाई हो जाता है, और अगर 3 है तो ट्राई हो जाता है दोस्तों। और बाकी नामकरण आप इस प्रकार से इसका करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ साझा करिए। पुनः हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।